So the question is, a light unstretchable string passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of m2 डिवाइड बाई m1. आपसे m2 डिवाइड बाई m1 का रेशियो पूछा है. ऑप्शन भी दिए हुए हैं, लिख देते हैं. ये ऑप्शन से आपका 8:1, 5:3, 4:3 और 9:7. तो क्या बोला है बेटा उसने कि लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुल्ली. तो बेटा यहाँ पर इस तरह से है और कोई दो मास m1 m2 दिया है. हम में से किसी भी एक मास को हम मान लेते हैं भैया कोई भारी है कोई हल्का है, तभी तो ये एक्सेलरेट करेगा. तो ये m1 मान लिया और ये हमने m2 मान लिया. हम मान के चलते हैं m2 वाला जो है m1 से भारी है. क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है वैसा, ठीक है. तो ये पुल्ली इस प्रकार से ऐसे है. अब इसने बोला है कि भैया कोई एक मास जो है वो g/8 से नीचे जा रहा है. कितने एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है? g/8 एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है. तो आपको m2 डिवाइड बाई m1 बताना है. m2 डिवाइड बाई m1 क्या होगा? तो बहुत ही बेसिक है. ये वाला फॉर्मूला तो आपके डिराइव भी होता है, बोर्ड में भी डिराइव होता है. अदरवाइज इसको आप इक्वेशन के थ्रू करेंगे तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि इक्वेशन आपको याद देते नहीं है. और नॉर्मली आपको शॉर्ट ट्रिक भी रटवाते होंगे कि क्या याद करवाते होंगे, नेट पुशिंग मास इंटू जी डिवाइड बाई नेट मास. ठीक है, सिंपल सी बात है. तो मैं सारे करके बता दूंगा आपको एक एक करके. भाई ये टेंशन है, ये रस्सी एक ही है भैया, ये रस्सी एक ही मानी जाएगी क्योंकि और दूसरा कोई मास है नहीं. तो इसमें टेंशन टी है तो इसका इतना कितना आ जाएगा m2g. इसमें भी टेंशन टी होगा तो इसमें कितना आ जाएगा m1g. अगर ये वाला ब्लॉक g/8 से नीचे जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक g/8 से ऊपर आएगा क्योंकि रस्सी एक ही है. सिंपल सी बात है, रस्सी के हर एक पॉइंट पर एक्सेलेरेशन सेम होगा. तो इस वाले ब्लॉक में और इस वाले ब्लॉक में इक्वेशन लिख लो चुपचाप. जो जिस फोर्स के तरफ एक्सेलेरेशन होता है उस फोर्स को बड़ा माना जाता है. ठीक है, तो जैसे मान के चलो एक ब्लॉक है, उधर 10 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? उधर की तरफ जाएगा ना. कितने फोर्स से? 5 न्यूटन से, क्योंकि 5 न्यूटन इसका खाया जा रहा है. समझ आई बात? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, g/8 से नीचे जा रहा है यानी m2g बड़ा है और टेंशन जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी टेंशन इसको कम करने की कोशिश कर रहा है. तो इक्वेशन लिखते हैं बेटा. बेसिक इक्वेशन हमें पता होना चाहिए. ये होता है बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, इसी प्रकार हम m1 पर रखें तो बेटा इस बार एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है यानी टेंशन बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया. तो बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सिंपल सी बात है. इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो. क्यों जोड़ रहे हैं भैया? ताकि टेंशन खत्म हो जाए. एक टेंशन माइनस का है एक प्लस का है, दोनों को जोड़ दिया, खत्म हुआ. तो ये हो जाएगा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m2g/8 प्लस m1g/8. तो यहाँ से g कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1. यहाँ से g/8 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका अंदर m2 प्लस m1. g से g उड़ा दो, इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8m2 माइनस 8m1 इज इक्वल टू m2 प्लस m1. m2 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा आपका 7m2, घटेगा ना. और इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 9m1. तो m2 डिवाइड बाई m1 कितना हो गया बेटा आपका? 9 डिवाइड बाई 7. ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप. बेसिक शॉर्ट ट्रिक होता है आपका. क्या होता है? नेट पुशिंग मास इंटू जी डिवाइड बाई नेट मास. नेट मास मतलब एडी होगा. तो नेट पुशिंग मास, तो वही तो मैं बता रहा था अभी. इसमें कितना मास है? m2. इधर कितना मास है? m1. तो ये नीचे कितने मास से जा रहा होगा भाई? अगर ये 10 किलो है, ये 5 किलो है, तो obvious सी बात है इसके पास 5 किलो एक्स्ट्रा है ना. इसके पास 5 किलो एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा मास होता है उसी की वजह से नीचे जाता है. क्लियर है भाई? इधर भी 5 किलो होता, इधर भी 5 किलो होता, तो ये बैलेंस हो जाता. समझ में आई बात? इधर 6 किलो है, इधर 5 किलो है, तो ये एक्स्ट्रा 1 किलो की वजह से नीचे जाएगा. तो इसमें एक्स्ट्रा कितना है वो होता है नेट पुशिंग मास. तो हमने m2 को भारी माना है, तो नेट पुशिंग मास कितना होगा? m2 माइनस m1. ठीक है, एक्स्ट्रा मास जिसे बोल सकते हो आप, एक्स्ट्रा मास इंटू जी डिवाइड बाई नेट मास, मतलब ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, है ना, ये जुड़ेगा. और ये कितना दिया आपको? g/8. जी से जी उड़ा दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे वापस यही इक्वेशन आएगा आपका 8m2 माइनस 8m1. तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, अदरवाइज इक्वेशन तो आपको करना आना ही चाहिए. ठीक है.